दोस्तों, आज के इस भौतिक घटना को हम सईद शाह के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। मैं उस दिन अपने एक रिश्तेदार के घर से लौट रहा था। उस दिन बारिश के आसार थे, मगर बारिश नहीं हो रही थी। मेरे घर लौटने का रूट हमेशा की तरह ही सेम था। मैं भागती ब्रिज से घर लौट रहा था, पलाश की गलियों की ओर। 26 अप्रैल की वो रात भी बाकी रातों के जैसे ही लग रही थी, शांत, ठंडी और सुनसान। रात अपने आखिरी पड़ाव पर थी। हाथ की घड़ी में देखा तो ठीक 1:54 हो रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, पर कभी कभार हवा में हिलते ताड़ के पत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं अपने बाइक पर आगे बढ़ रहा था और फिर देखते ही देखते सामने वो मोड़ आया, जिसे देखकर मैं ये समझ चुका था कि अगर मैं वो मोड़ पार कर लूँ तो मैं अपने घर की गली तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन ठीक उसी मोड़ पर मेरी बाइक बंद हो गई। देखा तो उसमें पेट्रोल नहीं था। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं था। चलकर यही करीब 15 या 20 मिनट लगने वाले थे। पर उस अंधेरे में जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैंने ठीक मोड़ के पास किसी को खड़ा देखा, जो मेरी तरफ पीठ किए हुए था। उसका कद दूर से थोड़ा लंबा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचा, उसकी कद की लंबाई और भी असामान्य हो गई। वो कम से कम 7 फुट या उससे ज़्यादा का था। अंधेरे में वो सही से देख नहीं रहा था, इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसका टॉर्च जलाकर बाइक को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगा। वो मेरे इलाके का तो नहीं था, ये बात तो पक्की थी, पर वो एकदम स्थिर क्यों खड़ा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो उस आदमी से कुछ पूछने का मन तो कर रहा था, पर उस अंधेरे में इतने लंबे आदमी को अपने सामने देखकर थोड़ा डर भी लग रहा था। यहाँ तक कि ऐसा भी लग रहा था कि अगर मैं उसके सामने से दाहिने मुड़ा तो वो मेरा पीछा करेगा। पर कुछ समय के लिए डर को अनदेखा करके मैं मोड़ पर जाकर मुड़ गया। लेकिन अचानक मुझे पीछे मुड़कर देखने की एक अजीब सी ख्वाहिश जगी। हालांकि मैंने खुद को समझाया कि पीछे मत देखना, पर फिर भी मैं रुककर पीछे मुड़ गया। तब वो मेरी तरफ ही देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे फ़ोन के टॉर्च की ओर था, इसलिए उसका चेहरा थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। पर उसके चेहरे में जो सबसे गौर करने वाली बात थी, वो थी उसकी आंखें, जो कि उस अंधेरे में भी मेरे फ़ोन के टॉर्च की हल्की रोशनी में एकदम लाल नज़र आ रही थी, जिसे देखकर अब मुझे वाकई में डर लगने लगा था। इसलिए मैं अपने काम से काम रखते हुए सीधे अपने घर की ओर बढ़ा। पर इससे भी डरावना हिस्सा अब भी बाकी था, क्योंकि वहाँ से घर पहुँचने के बाद जब मैं हाथ मुँह धोकर अपने बिस्तर की ओर गया तो अचानक मेरी नज़र अपने घर के आईने पर पड़ी, जिसमें मेरी आंखें भी एकदम वैसे ही लाल थी जैसे उस आदमी की जिसे मैंने कुछ देर पहले देखा था। जब मेरी मम्मी की नज़रें मुझ पर पड़ी तो वो भी समझ गई कि मेरे साथ कुछ हुआ है, इसलिए वो मुझसे पूछने लगी कि मेरी आंखों को क्या हुआ है। पर मैंने एक भी शब्द नहीं कहा, चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। हालांकि उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने फर्ज की अजान भी सुनी थी, पर मैं न जाने क्यों अपने बिस्तर से उठ नहीं पाया। 3 सालों में ये पहली बार था जब मेरी फर्ज की नमाज छूटी थी। वैसे तो उस वक्त तक मैं जिन या भूतों पर यकीन नहीं करता था। मैंने कब्रिस्तान के पास रातें बिताई थी, यहाँ तक कि अकेले मैं वीरान मस्जिदों में भी रहा हूँ, जहाँ लोग जाने से भी डरते हैं। पर मैं वहाँ गया हूँ, पर कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस एक रात ने मेरी हर सोच को बदल दिया। उसके अगली सुबह की पहली रोशनी से पहले ही
मेरी आंखें खुल गई, लेकिन ये एक आम सुबह नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और आंखें छत की ओर थी, और मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जो मैंने कभी नहीं किया था। मेरे जिस्म में एक अजीब सी थकावट थी, मानो मैं कई दिनों से काम कर रहा था। मेरी आंखें भारी थी, लेकिन नींद एक सेकंड के लिए भी नहीं आ रही थी, और सिर वो तो इस तरह से भारी था कि मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। उस दिन के कुछ दिनों बाद फिर से मैंने खुद को आईने में देखा कि आंखों की लालिमा थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अब भी कुछ अलग सा लग रहा था। वो लाल चमक जो रात को आई थी, वो अब भी कहीं अंदर बाकी थी। न जाने क्यों उस दिन मेरे काम पर जाने का मन नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। शरीर थका था और साथ में बेचैनी भी बढ़ रही थी, इसलिए मैं बस खामोश होकर बैठा रहा, जबकि आसपास के लोग वो अपने अपने कामों में मसरूफ थे। पर शाम ढलने तक मुझे कुछ समझ आने लगा, लेकिन ये समझा पाना बहुत मुश्किल था कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, बल्कि उस दिन के बाद से मुझे ऐसे लगने लगा कि कोई मेरे साथ है। वैसे तो आसपास कोई नहीं होता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं निगरानी में हूँ। कभी कभी कमरे में हल्की धूप भी पड़ती थी, तो एक पल के लिए दीवार पर मेरे परछाई के पास ही कोई और परछाई भी नजर आती थी, एक लंबी और स्थिर परछाई। कई बार लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि मेरे घड़ी का वो समय, मैंने उस रात जो टाइम देखा था, ठीक उसी 1:54 पर अब हर रात, चाहे मैं सोने की कितनी भी कोशिश करूं, मेरी आंखें 1:54 पर खुल जाती। हर रोज हर रात 1:54 पर मेरी नींद खुलती और कमरे का तापमान अचानक गिर जाता। हालांकि तब खिड़कियां बंद होती थी, लेकिन इसके बाद भी एक सर्द हवा मेरे बिस्तर को छूती थी। धीरे धीरे ये डर केवल रातों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मैं दिन में भी अब खौफ महसूस करने लगा था। घरों की शीशों में अपना अक्स मुझे दूसरों का लग रहा था। ऐसा लगता था कि वो मैं नहीं हूँ, बल्कि कोई और है। यानी कि मैं अपने आप को खोने लगा था। दिनों के नाम याद नहीं थे और लोगों के चेहरे भी धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे थे। कभी कभी घर का दरवाजा भी खुला मिलने लगा था, तो कभी चीजें इधर उधर पड़ी मिलती थी, और कभी तो ऐसा भी होता था कि दीवारों पर हल्के से खरोंचने के निशान मिलते थे। और फिर वो रात आई जिसने सब बदल दिया। उस दिन शाम होते होते मेरा बदन भारी लगने लगा था। ऐसा नहीं था कि मुझे बुखार था, लेकिन किसी अंदरूनी वजह से मुझे थकान महसूस हो रही थी, जैसे कि मेरे शरीर में जान ही ना हो। वो सन्नाटा ऐसा था कि दीवार के दरारों में सरसराहट सुनाई देती थी। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने कमरे की दीवारों को अंदर की ओर धकेल दिया हो। जगह सिकुड़ने लगी थी। अब ये मेरा वहम था कि हकीकत, इस बात को तब जानने से मैं कोसों दूर था। पर वो सब देखकर मेरी सांसें तेज हो रही थी, और तभी खिड़की अपने आप खुल गई। सर्द हवा का झोंका आया, पर उसमें मिट्टी की खुशबू नहीं थी, बल्कि किसी सड़े हुए मांस की महक थी। और फिर कमरे के कोने में वही परछाई उभर आई। वो आकृति धीरे धीरे ठोस हो रही थी। एक लंबा, दुबला, बिना चेहरे वाला शख्स, जिसकी आंखों की जगह 2 जलते लाल गोलों ने लिए थे। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर मैं हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मुझे वहां जकड़ लिया हो। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। हर कदम पर कमरे की रोशनी धुंधली होती गई, और फिर उसने अपना एक हाथ मेरी छाती पर रखा। और जैसे उसने अपना एक हाथ मेरी छाती पर रखा, उसी पर मेरी सांसें बंद हो गई।
ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया हो, यानी कि सब कुछ घूमने लगा था। पर तभी मुझे कुछ हुआ। मेरा शरीर मानो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत से उंगलियां हिलाई और फिर चीखने की कोशिश की, जिसके अगले ही पल वो वहां से न जाने कहां गायब हो गया। उस वक्त मैं अपने बिस्तर पर पसीने में तरबतर था। घड़ी देखा तो उसमें 1:55 हो रहे थे, लेकिन कमरा वैसा ही था। कुछ समय के लिए तो सब कुछ सामान्य चला, पर उसके कुछ दिनों के बाद मैंने डॉक्टरों से बात की। नींद न आने की वजह से मैंने हफ्तों थेरेपी ली। कई रातें नींद की गोलियों से कटती रही और फिर धीरे धीरे कुछ महीनों बाद वो समय आया कि सभी यादें धुंधली हो गई। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये घटना मेरे गांव 300 की है, जो कि असम के एक छोटे से कोने में बसा हुआ है। ये बात आज से करीब 10 साल पुरानी है। उस समय मेरी उम्र करीब 20-21 साल की रही होगी। मैं अपने गांव में ही रहता था, जहां जिंदगी तो बेहद सीधी सादी थी, लेकिन एक चीज थी जो सालों से सबके दिलों में एक अजीब सा डर भर रही थी, और वो था गांव के बाहर का, यानी कि उत्तरी दिशा में स्थित एक पुराना पोखर। मैंने बचपन से ही उस पोखर के बारे में कई बातें सुनी थी। दादा दादी उसको लेकर कई कहानियां भी सुनाते थे और कहते थे कि उस पोखर के पास कभी मत जाना। कोई कहता था कि वो जगह शापित है, तो कोई कहता था वहां पुराने जमाने में बलि दी जाती थी। हालांकि इन बातों को सुनकर मुझे बचपन में तो डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया ये सब बातें मुझे सिर्फ कहानियां ही लगने लगी। हालांकि ये बात भी सच है कि मैंने भी उस पोखर में कई लोगों को डूबकर मरते देखा है, जिसमें ज्यादातर बच्चे ही शामिल थे। उन मौतों की कोई साफ वजह नहीं थी, ना कोई तूफान था और ना ही उस तालाब का पानी उतना गहरा था कि उसमें किसी की डूबकर मौत हो जाए। खैर, इन्हीं सभी के वजह से गांव वाले उस तालाब से दूर रहते थे। मैं उन दिनों खेतों में काम करता था। हमारे खेत पोखर के करीब ही थे और कभी कभी शॉर्टकट लेने के लिए मैं उसी रास्ते से निकल जाता था। वहाँ अक्सर बहुत सन्नाटा होता था। वहाँ ना तो पेड़ों के पत्ते हिलते थे और ना ही वहाँ चिड़ियों की चहचहाट सुनने को मिलती थी। मैं अक्सर वहाँ से जाते हुए संभल कर चलता था, पर एक बार अनजाने में मेरा पैर वहाँ फिसल गया और मैं लगभग पोखर के किनारे तक गिर गया। उसी पर मुझे जैसे एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने नीचे से मेरे पैर को पकड़ने की कोशिश की हो। हालांकि मैं झट से पीछे हट गया, पर उस दिन उस पोखर से मुझे पहली बार असलियत का डर लगा। हालांकि कुछ हफ्तों तक तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन मेरे भीतर उस जगह को लेकर एक बेचैनी सी बन रही थी। और उसी के साथ धीरे धीरे मैंने महसूस करना शुरू किया कि जब भी मैं उस पोखर के करीब जाता हूँ तो वहाँ की हवा भारी होने लगती है। पेड़ एकदम से शांत खड़े रहते हैं और हर तरफ जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा होता है। एक बार मैंने रात को सपना देखा कि मैं उस पोखर में हूँ और कोई चीज मुझे नीचे खींच रही है। जब आँख खोली तो मेरी छाती बुरी तरह से धड़क रही थी और मेरे दोनों पैर वो सुन पड़े हुए थे। वैसे तो शुरू में मैंने उसे एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वो सपना अब रोज आने लगा। हर बार मैं सपने में उस पोखर के और भी करीब और भी भीतर चला जाता और हर बार किसी अंधे की ताकत की पकड़ मुझ पर और मजबूत हो जाती। मैं अक्सर नींद में डर के मारे चिल्ला उठता, यहाँ तक कि मेरी माँ रात में मुझे बड़बड़ाते हुए भी सुनती थी।
ये सब तब तक चलता रहा जब तक एक दिन कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस सुबह मैं बहुत ही थका हुआ उठा। रात को वही सपना फिर से आया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैंने पहली बार उस सपने में पोखर के पानी से बाहर निकलते हुए 2 हाथ देखे थे, लेकिन वो हाथ मुझे खींच नहीं रहे थे, बल्कि वो मुझे बुला रहे थे, धीरे धीरे इशारा करते हुए। और इसी दौरान जब मेरी नींद खुली तो मेरे बिस्तर के नीचे मिट्टी के निशान थे और मेरे पैंट किनारे तक भीगे हुए थे, जैसे मैं सचमुच पानी में गया था। अब वो सच था या सपना, ये मैं नहीं जानता, पर मैं खुद से कह रहा था कि ये सब सिर्फ एक मानसिक थकान है। शायद नींद की कमी के कारण ये सब हो रहा है। लेकिन दोपहर में खेत पर जाते हुए जब मैं फिर से उस रास्ते पर पहुंचा जो पोखर तक जाता था, तो मेरे कदम जैसे खुद ब खुद उसी ओर मुड़ने लगे। मन में डर तो था, लेकिन पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं पोखर के पास पहुंचा तो आसमान बिल्कुल साफ था और वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई भी पक्षी चहचहा नहीं रही थी और ना ही कोई पत्ता हिल रहा था, और पानी वो अब भी उतना ही शांत थी जैसे वो कांच की सतह हो। उसी दौरान मैंने पोखर की ओर झुककर नीचे देखा, पर जैसे मेरा चेहरा पानी के पास आया, मैंने देखा कि मेरा ही प्रतिबिंब मुझे देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है, जबकि मैं तो एकदम शांत खड़ा था, यानी कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा था। इसलिए उस प्रतिबिंब को देखते ही मैं पीछे हट गया और डर के मारे कुछ पल उससे दूर ही बैठा रहा। तभी अचानक मेरे पीछे से जैसे किसी के चलने का आवाज आया, पर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस शाम जब मैं घर लौटा तो बदन में एक अजीब सी थकावट थी। मैं खाना पीना खाए बगैर बिस्तर पर लेट गया। नींद आई, लेकिन उस रात सपने में पोखर नहीं था, बल्कि इस बार मैं खुद को पोखर के नीचे देख रहा था। कीचड़ से भरी जमीन और ऊपर से आता हल्का सा उजाला और बहुत से धुंधले चेहरे, जिसमें कुछ अधजले, फटे हुए और पानी में सड़ चुके चेहरे थे, और वो सभी चेहरे मुझे घूर रहे थे। इस भयानक मंजर को देखकर मेरी नींद टूट गई। जब मेरी नींद टूटी तो मैं पसीने से भीगा हुआ था। उस रात के बाद से मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। मैं कम बोलने लगा और अकेला रहने लगा, और सबसे बड़ी बात, मुझे हर जगह पानी की गंध आने लगी। नल खोलते ही पोखर की बदबू आती। बाल्टी में पानी भरते लगता कोई चीज भीतर से मुझे देख रही है। मुझे देखकर मेरे घर वालों को लग रहा था कि शायद से मैं बीमार हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे डॉक्टर को भी दिखाया, पर मेरी हालत वो सुधर नहीं रही थी, और मैं जानता था कि ये कोई बीमारी नहीं है। पर क्या है, ये जानने के लिए मैं आसपास के कुछ बुजुर्गों से उस पोखर के बारे में पूछने लगा, पर इसके बावजूद भी मुझे उस पोखर को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, बल्कि मुझे वही कहानी दोबारा सुनने को मिला जो मैं अक्सर बचपन में सुना करता था। कोई कहता था कि वो पोखर शापित है, तो कोई कहता था कि उसमें पहले बलि दी जाती थी। अब इसमें क्या सच था और क्या कहानी, ये मुझे नहीं पता था, और ना ही बाकी के लोगों को। फिर ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन और गुजर गए और मेरी स्थिति दिन ब दिन खराब होने लगी। मेरे दिमाग में हर वक्त उस पोखर का ख्याल आता रहता, यहाँ तक कि अब जब भी मैं उस पोखर के पास से गुजरता, मुझे उस पोखर में उतरने का मन करता। एक बार तो मैं उतरने ही वाला था, पर इससे पहले कि मैं उस पानी में पैर रखता, मेरे पिताजी ने पीछे से मुझे आवाज़ देकर मुझे बुला लिया। फिर धीरे धीरे मेरी हरकतें इस तरह से बदलने लगी कि मेरे परिवार वाले भी ये समझ गए कि मुझे कुछ तो हुआ है। इसलिए उनके बार बार पूछने पर आखिर में मुझे उन सबको इस बारे में बताना ही पड़ा।
और वैसे भी मुझे मदद की सख्त ज़रूरत थी। मेरे अंदर एक गहरी घबराहट थी जो बढ़ती जा रही थी। आखिर में मेरी बातों को सुनकर मेरे पिता मुझे एक मौलवी साहब के पास ले गए, जिन्होंने मुझसे वो सब पूछा जो मेरे साथ हुआ था। मैंने उन्हें उस पोखर के बारे में सब बता दिया कि वहाँ मुझे कैसे डरावनी आवाज़ें आती हैं और पानी की सतह पर अजीब प्रतिबिंब दिखाई देती है। उस मौलवी साहब ने मेरी बातों को ध्यान से सुनने के बाद मुझे बताया कि वो पोखर शायद से किसी प्रकार की बुरी शक्ति से जुड़ा होगा। इसलिए उस मौलवी साहब ने मुझे समझाया कि इस समस्या का समाधान सिर्फ एक धार्मिक उपाय से हो सकता है। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कुछ विशेष तावीज़ पहनने होंगे और कुछ अनुष्ठान भी करने होंगे। हालांकि आखिर में मुझे ये सुनकर थोड़ी राहत मिली कि इन सब का उपाय भी है, लेकिन फिर भी अंदर एक डर था इस बात का कि क्या यह उपाय काम करेगा। उसके अगले दिन मौलवी साहब मेरे घर आए। उन्होंने मुझे एक तावीज़ बना कर दी और मुझे सख्ती से पहनने को कहा। तावीज़ एक छोटी सी चांदी की पेटी जैसी थी जिसके अंदर कुछ आयतें लिखी हुई थी। मौलवी ने कहा कि ये तावीज़ मुझे उस पोखर की बुरी ताकतों से बचाएगा, इसलिए मुझे वो हर वक्त पहने रहना होगा। इसके बाद उन्होंने मुझे एक और छोटी सी धागे में बंधी हुई तावीज़ दी, जिसे उन्होंने मेरे हाथ में बांध दिया। उस तावीज़ में कुछ काले और सफ़ेद धागों का मिश्रण था, जो उन्होंने बहुत ही ध्यान से बांधने के बाद मुझे पहने रखने को कहा। हालांकि मौलवी साहब ने उस तावीज़ को देकर मुझे ये बताया था कि वो तावीज़ उस पोखर की बुरी शक्ति से मुझे बचाएगा, पर फिर भी मौलवी साहब ने मुझे कुछ वक्त तक सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि पोखर के पास जाने से बचना होगा। मैंने वैसा ही किया। मौलवी के जाने के बाद मुझे लगा था कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और उस डर से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अब भी अजीब अजीब सपने आते थे। हालांकि यह हर रोज़ नहीं होता था, बस कभी कभार ही होता था, पर वो सपने जब भी मुझे आते थे तो मैं महसूस करता था कि मेरे सीने पर एक भारी बोझ रखा है, जैसे कोई वहाँ बैठकर मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो मैंने इससे भी छुटकारा पाने की कोशिश की थी, और वो भी कई बार, लेकिन कोई भी मौलाना मेरे इस समस्या का हल नहीं निकाल पाया। इसलिए आज भी कभी कभार मैं ऐसे सपने देखता हूँ जो मुझे उस पोखर की याद दिलाती है, और ऐसा जब भी होता है तो मेरे सीने पर एक अजीब सा बोझ आ जाता है, इतना भारी जैसे वो मेरा दम घोटना चाहती हो। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सिराज आलम जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।